एएफपी बोलते हैं। मरीज एकदम ठीक होता है, चल फिर रहा होता है और कुछ सेकंडों के अंदर उसको पैरालिसिस हो जाता है, जैसे अटैक या लकवा फालिज बोलते हैं। ये चीज़ भी ट्यूबरक्लोसिस में काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। इसलिए पेशेंट का रेगुलर चेकअप या रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्वेंटली वो आता रहे, दिखाता रहे, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई रिपीटेडली कराता रहे। जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि पस का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है या बीमारी बढ़ रही है, तुरंत सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाना चाहिए। डीकम्प्रेशन होना चाहिए, पस को इवैक्यूएट करके निकालना चाहिए। जो भी गली हुई हड्डी है उसको इवैक्यूएट करके निकालना चाहिए और स्पाइन को स्टेबलाइज करना चाहिए, जिससे कि कोई इंस्टेबिलिटी ना रहे, कोई नर्व कंप्रेशन ना हो पाए। जी बिल्कुल। फिलहाल एक हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं इंदौर से, प्रभा, जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ जी, बताएं प्रभा जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ मुझे ना कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द है, L4 L5 में गैप है। जी। गैप, आपको डॉक्टर ने क्या बताया? कोई हड्डी खिसकी हुई बताई आपको? नहीं, वो उन्होंने बोला है गैप है और दवाई चल रही 6 साल से, और अभी बता है तो बोले कि गैप ज्यादा हो गया है। एज कितनी है आपकी? 57। जी। गैप आना कॉमन लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं, इसको स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। ये स्पॉन्डिलाइटिस जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे उससे काफ़ी अलग प्रॉब्लम है। स्पॉन्डाइलोसिस में रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में ब्रेक आ जाता है, रीढ़ की हड्डी के जोड़ ओपन अप हो जाते हैं, उनमें एक डिफेक्ट, नुक्स टाइप का क्रिएट हो जाता है। क्योंकि ये मेन स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर हैं, एक के ऊपर एक हड्डियों को ये जोड़ ही आपस में बांध के रखते हैं। जैसे ही इन जोड़ों में गैप आने लगता है, हड्डी एक के ऊपर एक स्लिप होने लग जाती है, जिसको स्लिप्ड वर्टिब्रा या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। अगर आपको स्पॉन्डाइलोसिस डेवलप हो रही है तो ये एक थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बीमारी है और ज़्यादातर इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट हो पाता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में या मेडिकल ट्रीटमेंट में ये ज़्यादातर ठीक नहीं हो पाता है। आपको एक किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट के साथ प्रॉपर सलाह की ज़रूरत है और शायद सर्जरी चूज़ करनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल। आपने डीकम्प्रेशन का भी जिक्र किया था डॉक्टर, तो स्पाइनल कॉर्ड को डीकम्प्रेस करने के लिए क्या किया जाता है? जी, सर्जिकली अगर काफ़ी केसेस में पॉसिबल होता है कि हम बिना चीर फाड़ किए थोरैकोस्कोपिकली या एंडोस्कोपिकली दूरबीन से पस को इवैक्यूएट कर लेते हैं। केवल एक दूरबीन डाल करके जो भी पस प्रेशर बना रही है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, उसको हम वैक्यूम से सकआउट करके निकाल लेते हैं। जहाँ पर ये प्रोसीजर पॉसिबल हो पाता है, स्मॉल पॉकेट है पस का, अभी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है वर्टिब्रल बॉडी का, वहाँ पर ये काम बड़े आराम से और सेफली हो जाता है, कोई मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार बोनी डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो चुका होता है और पस का पॉकेट इतना बड़ा बन चुका होता है कि एंडोस्कोपिक या थोरैकोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। ऐसे में फिर ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। ओपन सर्जरी करके लेमिनेक्टमी करके पस तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाता है। पूरी की पूरी पस को वॉश आउट करके इवैक्यूएट करके निकाला जाता है। इसके अलावा सिक्वेस्ट्रेक्टमी करनी पड़ती है। जो डेड बोन के पीसेस हैं वो भी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकते हैं, तो उन डेड बोन के पीसेस को निकाला जाता है, जिसको सिक्वेस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। और वहाँ पर जो गैप बनता है उसको बोन ग्राफ्टिंग करके फ्यूज़ किया जाता है, स्पाइन को स्टेबलाइज किया जाता है, जिससे कि कोई एबनॉर्मल मूवमेंट ना रहे और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज ना करे। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर से लेकर के एक जटिल प्रोसीजर तक हो सकता है। बीमारी कितनी बढ़ी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। तो आपने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर बताई कि ट्रीटमेंट भी हर तरीके से अवेलेबल है, चाहे वो मेडिकेशन हो या फिर वो सर्जरी हो। लेकिन अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की और डाइट की, जिसको कि लगभग हर बीमारी के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना जाता है, तो क्या स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी ये एक पॉइंट हो सकता है? जी, रिसेंटली एक स्टडी है, बहुत रिसेंटली न्यू इंग्लैंड जर्नल में आई है। एक इनडायरेक्ट कोरिलेशन पाया गया है। बॉडी की इम्यूनिटी को मेजर करने के कई पैरामीटर्स हैं, कई तरीके के प्रोटीन्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स हम बॉडी में मेजर कर सकते हैं स्ट्रेस मेजर करने के लिए, इनडायरेक्टली स्ट्रेस मेजर करने के लिए। और ये पाया गया कि जब भी बॉडी में स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है किसी भी फॉर्म में, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है। ट्यूबरक्लोसिस का हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है। जब भी इम्यूनिटी डाउन होती है तो इस डॉर्मेंट या इंडोलेंट या लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कई नामों से बुलाया जाता है, उसके रीएक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो फोकस एक्टिवेट हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारी बॉडी की किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है।
स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारी न्यूट्रिशन, स्ट्रेस जो आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों का हमारे ट्यूबरक्लोसिस के इंक्रीजिंग इंसिडेंस के साथ काफ़ी कोरिलेशन पाया गया है। जी बिल्कुल। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन सारे फैक्टर्स के होते हुए भी जो स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस है पूरी तरीके से क्योरेबल है? टाइम भले ही इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। जी, लंबा इलाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंटिन्यूअस बिना गैप के ट्रीटमेंट, लेकिन पूरे तरीके से क्योरेबल है। ये कीमोथेरेपी टीबी को हमेशा के लिए क्योर कर सकती है, रीएक्टिवेशन के चांसेस को निल कर सकती है अगर आप इस ट्रीटमेंट को पूरे तरीके से लेते हैं और कोर्स कंप्लीट करते हैं। जी बिल्कुल। और इन द लास्ट आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि स्पाइन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या फिर स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस ना हो किसी को भी, तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? जी, ज़्यादातर स्पाइनल प्रॉब्लम्स या बैक एक या स्लिप डिस्क, शायटिका लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं। अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना करके, अपनी डाइट को, अपने पोस्चर को, स्ट्रेस को कम करके, हार्मफुल जो स्ट्रेसेस बैकबोन के ऊपर पड़ती हैं आपके पोस्चर की वजह से, उनको अवॉइड करके डेफिनेटली लार्ज मेजॉरिटी ऑफ स्पाइनल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड बीइंग ऑन द शो। जी जी, थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने बात करी डॉक्टर जैन के साथ स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। इसके इंसिडेंट्स भी अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से अवेलेबल है, कम्प्लीटली क्योर इसको किया जा सकता है। तो आज के लिए हमारे शो में बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए शक्ति टीवी। में अधिकतर आपने देखा होगा हर उम्र के लोग, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग लोग, ज़्यादा दर्द बताने लगते हैं कि बैक पेन इंक्रीज़ हो गया है या जोड़ों का दर्द इंक्रीज़ हो गया है। इसके कई कारण हैं। कमर की मांसपेशियाँ, मसल्स और नसें लो टेम्परेचर पे सिकुड़ना स्टार्ट कर देती हैं। ख़ास तौर पे अब जो मौसम आ रहा है दिसंबर जनवरी का, नसें और ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट और श्रिंक होने लग जाती हैं जो पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ख़ास तौर पे एल्डरली पॉपुलेशन में। मसल्स स्पाज़म होने लगता है, ठंडी हवा चलती है, ठंडी हवा लगती है, प्रॉपर वार्मर्स नहीं पहने हुए हैं, थोड़ा सा भी एक्सपोजर होता है तो मसल्स स्पाज़म में जाने लग जाती हैं। और भी कई तरीके की प्रॉब्लम आती हैं इस वेदर में। हमारी एक्टिविटी सेडेंट्री होती जाती है, घर से बाहर निकलना कम होता जाता है, हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं कोल्ड वेदर में। लाइफस्टाइल और सेडेंट्री हो जाता है, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। खान पान में भी कई तरीके के बदलाव आते हैं इस सीज़न में। सर्दियों के मौसम में हम काफ़ी, अगर ऑब्ज़र्व करें तो काफ़ी तैलीय पदार्थ ले रहे होते हैं। ऑयल, फैट का कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाता है। ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा मसाले सर्दियों के वेदर में थोड़ा हमारे खान पान में चेंजेस आते हैं। वेट गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है सर्दियों के मौसम में, और वाटर इनटेक कम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कारण हैं जो मिलकर के हमारे कमर के और जोड़ों के दर्दों को बढ़ाने में के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कि कमर का दर्द और जोड़ों का दर्द, सर्दियों में ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाती है। तो अगर आप भी इस तरह की किसी बीमारी से परेशान हैं या कोई सवाल आपके मन में है तो आप कॉल कर सकते हैं। सभी नंबर्स टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि क्या क्या मेन कारण है क्यों ये प्रॉब्लम विंटर्स में इतनी बढ़ जाती है, तो कमर के दर्द की अगर मैं बात करूँ तो ये स्पाइन से रिलेटेड होती है, जो हमारी बैक पेन होता है। तो स्पाइन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी में? जी, स्पाइन जो हमारी बैकबोन है, इसको हम एक धुरी मान सकते हैं जिसके ऊपर सारी मूवमेंट्स होती हैं। सारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, बेंडिंग हमारे स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर डिपेंड करती है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन देता है। सारी मूवमेंट्स, बेंडिंग, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, हमारी लोकोमोशन जो हमारी वॉकिंग है, हम कोई भी काम करते हैं, वज़न उठाते हैं या नॉर्मल डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में भी कहीं ना कहीं स्पाइन की मसल्स और उसके जॉइंट्स और डिस्क कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। उनके ऊपर कुछ ना कुछ लोड पड़ रहा होता है, वो कुछ स्ट्रेसेस ले रहे होते हैं। और शायद यही
पैटर्न इस वजह के लिए कसूरवार है कि सबसे ज़्यादा डीजेनरेशन या वियर एंड टीयर के चेंजेस भी हम सबसे ज़्यादा हमारे बैकबोन में या हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं और यंग एज में ही स्टार्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ऐसा भी देखा जाता है कि अगर किसी को बैक पेन हो रहा है तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी अक्सर देखी जाती है, तो क्या दोनों ही पेन एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं? जैसे हमारी लो बैक या लंबर स्पाइन जिसको बोलते हैं उसका मेन पर्पस लोडिंग का है, वज़न लेने का है, शॉक एब्जॉर्ब करने का है, ऐसे ही हमारे सर्वाइकल स्पाइन का मेन फंक्शन लचीलापन देने का है, मूवमेंट देने का है, जिसको हम हमेशा हर टाइम इस्तेमाल करते रहते हैं। और काफ़ी हद तक लो बैक पेन और सर्वाइकल पेन की समस्याओं को आपस में गुथा हुआ पाया गया है। ये देखा गया है कि जिन लोगों में जो हाई रिस्क फैक्टर्स लो बैक पेन के हैं वही हाई रिस्क फैक्टर्स सर्वाइकल पेन के भी हैं। और अक्सर देखा गया है कि मरीज़ आकर के कंप्लेन करते हैं, कोई बैक पेन के साथ आया है, उनसे पूछा जाता है तो वो सर्वाइकल पेन का भी कुछ कंपोनेंट बताते हैं, और वाइसी वर्सा जो पेशेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम लेकर के आते हैं उनसे पूछा जाता है तो वो कुछ ना कुछ बैक पेन भी ज़रूर बताते हैं। तो ये क्योंकि रिस्क फैक्टर्स कॉमन हैं इसलिए कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं कॉमन रिस्क फैक्टर्स के साथ। जी बिल्कुल, जैसे रिस्क फैक्टर्स की आपने बात करी, अगर काफ़ी लंबे समय तक किसी को भी ये पेन रहता है लो बैक में, तो क्या कोई और भी कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से हो सकते हैं? जी जी जी, दर्द तो एक है ही। ये दर्द कभी कभी इतना सिवियर और इतना कंटिन्यूअस हो सकता है कि आदमी की डे टू डे लिविंग और उसकी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल जियोपार्डाइज कर सकता है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो ये है क्योंकि आजकल ये बहुत यंग एज में होना स्टार्ट हो गया है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ बुज़ुर्गों में पाया जाता है। मिडिल एज और यंग एज के एक्टिव जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आजकल बहुत बेहद कॉमन हो गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को और हमारी डे टू डे लिविंग को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। और क्योंकि इसका संबंध हमारे नर्वस सिस्टम से है, जिस सर्वाइकल पेन या जिस लो बैक पेन की हम बात कर रहे हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम से, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, नर्व से जुड़ी हुई हैं। तो अगर उनका कंप्रेशन होता है और उनकी ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होती है तो इन नर्व्स में वीकनेस आती है और कई तरीके की प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं और एक्सट्रीम केसेस में पैरालिसिस भी हो सकता है। जी बिल्कुल, तो हम बोल सकते हैं कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अगर किसी को भी दर्द है तो इग्नोर उसको नहीं करना चाहिए। फिलहाल एक कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं उनकी प्रॉब्लम। जी हेलो, कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन एक और कॉलर जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो। हेलो जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं? मेरी बेटी है। जी। मेरी बेटी है 22 इयर्स की ओल्ड की। जी। तो उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस डॉक्टर ने डिक्लेयर करा है, 2 साल से है। उसके पैरों में स्वेलिंग है, पूरी बॉडी में, पसलियों में स्वेलिंग हैगी। जी। लेकिन उसको दर्द बेअंत होता है। हम हर तरह का इलाज कर चुके हैं लेकिन उस बेटी को मेरी फर्क नहीं है बिल्कुल भी। जी। स्पॉन्डिलाइटिस उनको सर्वाइकल में बताया है, लो बैक में बताया है या सभी जोड़ों में बताया गया है? उनको जो प्रॉब्लम है सारे जोड़ों में है या सिर्फ कमर की रीढ़ की हड्डी में नहीं, है? वो ये कंधे में, पसलियों में, घुटनों में, पैरों में। जी, सारे ही जोड़ों में ही प्रॉब्लम 22 साल की उम्र बताई आपने? हाँ जी। जी। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं मरीज को देखे बिना बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद आप रूमाटॉयड आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं। रूमाटॉयड आर्थराइटिस एक तरीके की गठिया बाय है जो यंग एज में ही होती है और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। आपकी बिटिया के केस में ये फिट होता है और रूमाटॉयड आर्थराइटिस का इलाज संभव है। ज़्यादातर ये इलाज दवाइयों से होता है। दवाइयों में भी आजकल बहुत सारे नई तरीके की थेरेपीज़ और कीमोथेरेपी ख़ास तौर पे अवेलेबल है। कई तरीके के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। आपको प्रॉपर सलाह की ज़रूरत है ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ भी और रूमेटोलॉजिस्ट के साथ भी। बिल्कुल, तो जैसे ये बोल रही थी कि काफ़ी लंबे समय से इलाज चल रहा है लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कुछ कहीं मतलब इलाज में कमी रह पा रही है? सिम्टम्स तो रूमाटॉयड आर्थराइटिस के साथ मैच कर रहे हैं, लेकिन कई और तरीके के गठिया बाय भी हैं जो उतने कॉमन नहीं हैं लेकिन होते यंग एज में हैं। जैसे SLE है, सिस्टेमिक ल्यूपस जिसको बोलते हैं, सीरो नेगेटिव स्पॉन्ड आर्थ्रोपैथीज़ हैं। प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाएगा तो इलाज भी हो जाएगा। अगर अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा है तो एक रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन की टीम के साथ कंसल्ट करें और ज़रूर फ़ायदा होगा।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब चलिए जॉइंट पेन के ही बारे में बात करते हैं। तो जैसे सर्दियों में ये पेन कहीं पर भी हो, हाथ में हो या पैर में हो, कंधे में हो, काफ़ी बढ़ जाता है, तो इनका क्या मुख्य कारण रहता है? कमर दर्द के अलावा जोड़ों के दर्द भी, बाकी जोड़ों के दर्द भी, घुटने के दर्द और भी जोड़ों के दर्द सर्दियों में बढ़ जाते हैं। कई वजह हैं उसकी। एक तो लो टेम्परेचर पर जोड़ों में जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं या कॉमन भाषा में ग्रीस बोलते हैं, वो ग्रीस सूखने लग जाती है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, ग्रीस कम बनने लगती है। इसके अलावा आसपास के जो किसी भी जोड़ के आसपास के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, वो श्रिंक करने लग जाती हैं। लो टेम्परेचर पे उसमें स्पाज़म आ जाता है और वो एक दर्द का मुख्य कारण बनता है। इसके अलावा कुछ माइनर नर्व्स हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत महीन सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक नर्व्स हैं। जब वो ठंड को एक्सपोज होती हैं तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन श्रिंक कर जाती है और वो भी दर्द का एक मुख्य कारण बनती है। जी बिल्कुल। फिलहाल एक कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से। हेलो। हेलो, बताएं त्रिलोक जी, क्या सवाल है आपका? मैडम हमारे कमर में दर्द रहता है। जी। हमारे कमर में दर्द रहता है, गर्दन में भी दर्द रहता है। जी। हाँ मैडम। हेलो, तो कोई टेस्ट वगैरह आपने कराया है अभी तक? डॉक्टर ने कुछ बताया है आपको? मैडम अभी कुछ भी नहीं कराया मैडम, अभी मैंने कुछ भी नहीं कराया, बस यही तकिया लगा के सो जाता हूँ तो थोड़ा आराम होता है। जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र अभी बताएं कुछ आप नहीं कराया अपनी। मैडम, अभी कुछ नहीं कराया। एज बताएं आप अपनी। एज मेरी होगी 35-40 के करीब। जी। जी। आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसा आप बता रहे हैं, आपकी एज भी ज़्यादा नहीं है और अगर यंग एज में आपको ये प्रॉब्लम बनी हुई है और दिक्कत दे रही है, आपको दिन के टाइम ज़्यादा होती है, आपको कुछ एक्सरेज करा करके देखने चाहिए, आपकी सर्वाइकल स्पाइन के भी और कमर के रीढ़ की हड्डी के भी। और अगर ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम और जोड़ों में भी हो रही है बैकबोन के अलावा, तो फिर एक आर्थराइटिस प्रोफाइल, कुछ ब्लड टेस्ट भी करा के देखने चाहिए। किसी तरीके का गठिया बाय आपको यंग एज में तो डेवलप नहीं हो रहा है आपकी बैकबोन के अलावा और जोड़ों में भी, और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन पहले डायग्नोसिस करना जरूरी है। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं उनकी प्रॉब्लम। हेलो। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल है, मेरे लड़के का स्लिप जी। डिस्क हुआ है जी। कंधे में। जी। उम्र कितनी है लड़के 1.5 की? साल हो गया है इसका। एज कितनी है? एज 28 है। कुछ हाथ पैरों में सुनपन भी है क्या उसको? हाँ, उसके हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, अंगूठे में। कुछ लेकिन अभी कुछ नहीं है, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये उसको कई डॉक्टर तो बताए कि मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा, कई बोलते हैं ऐसे चीजें। हेलो। जी। जी। उसको हाथ पैरों में कोई कमजोरी या कोई सुनपन महसूस होता है, कोई झंझनाहट होती है? हेलो। हाँ जी, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए।